बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक अरेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और इसको मैनेज कैसे करना है। इंट्रोडक्शन में सिंपल ये कि कार्डियक अरेस्ट जो है आल्सो नॉन एज कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, इसको कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट भी कहते हैं, यानी जिसमें हार्ट और लंग्स यानी सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन दोनों कंप्रोमाइज़ होते हैं। और सर्कुलेटरी अरेस्ट, ठीक है, इज़ द एंड ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। जो नॉर्मल सर्कुलेशन है ब्लड की वो ख़त्म हो जाती है ड्यू टू फेलियर ऑफ द हार्ट टू कंट्रैक्ट इफेक्टिवली, क्योंकि दिल के जो मसल है वो इफेक्टिवली कंट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर यानी जो मायोकार्डियम है उसका कंट्रैक्शन का जो एबिलिटी है, द कंट्रैक्टेबिलिटी, वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से कार्ड जो है या हार्ट जो है ब्लड को आसानी से पंप आउट नहीं कर सकता। आल्सो रेफर्ड एज सडन कार्डियक अरेस्ट, इसको सडन कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं। इससे कार्डियक अरेस्ट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। कार्डियक अरेस्ट जो है आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी होता है इन सर्टेन सिचुएशन, जिसमें इट इज़ पोटेंशियली रिवर्सिबल इफ ट्रीटेड अर्ली। ये पोटेंशियली रिवर्सिबल है अगर जल्दी इसको मैनेज किया गया, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कार्डियक अरेस्ट समटाइम लीड्स टू डेथ ऑलमोस्ट इमीडिएटली, दिस इज कॉल्ड सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ का मतलब ये है कि जो अचानक दिल के दौरे से बंदा मर जाता है सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से, तो इसको फिर सडन कार्डियक डेथ कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप में बेस्ड अपॉन द ईसीजी रिदम के जो हमारे पास स्ट्रिप आते हैं उसके बिना पर हम क्लासिफाई करते हैं। तो एक होता है शाकिबल। शाकिबल रिदम मतलब दिल के वो रिदम जिसमें हम शॉक दे सकते हैं फिर पेशेंट को, यानी डिफिब्रिलेटर से पेशेंट को शॉक दे सकते हैं, सो दैट इज शाकिबल। द टू शाकिबल रिदम्स आर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ये दोनों शाकिबल होते हैं। कौन कौन? जो रिदम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, ठीक है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है, जिसमें आगे जाके फिर पीवीओ गायब ही हो जाता है, ठीक है। एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इसको पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया पीवीटी भी कहते हैं, ठीक है। पल्सलेस, पल्स नहीं होता लेकिन वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया वो होती है, यानी आप फेरिफरली बंदे का रीडल पल्स चेक करें, फेमोरल पल्स नहीं आ रहा होगा, लेकिन ईसीजी पे इस तरह जो है लाइन बनते हैं, ठीक है जी। ईसीजी पे आपको लाइन बनते नज़र आ रहा है इस तरह, ठीक है, यानी एक्टिविटी अंदर हो रहा है। और टेकिकार्डिया होगी, टेकिकार्डिया का मतलब है कि जो क्वारिस कॉम्प्लेक्स है वो बिल्कुल आप करीब बनेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। दूसरा है नॉन शॉकेबल, यानी जिसमें हम शॉक नहीं दे सकते, नॉन शॉकेबल। द टू नॉन शॉकेबल रिदम आर एसिस्टोल, ठीक है, एसिस्टोल एंड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये नॉन शॉकेबल है, इसमें शॉक नहीं होता, यानी जो नॉन शॉकेबल रिदम है एसिस्टोल होता है, ठीक है। एसिस्टोल, एसिस्टोल का मतलब एब्सेंस ऑफ सिस्टोल। तो क्वारिस कॉम्प्लेक्स इस तरह बनेगा सीधा, उसमें से ये वाला क्यूआरएस इस तरह नहीं होंगे, ठीक है, ये सीधा बनेंगे, तो इसको एसिस्टोल कहते हैं। एंड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब आती है पीईए इसको कहते हैं, यानी अंदर कुछ रिदम बनते हैं ईसीजी पे, फिर कुछ इस तरह एक्टिविटी आ रहा है लेकिन बाहर पल्स नहीं है, तो ये नॉन शॉकेबल है। दिस रिफर टू वेदर अ पार्टिकुलर क्लास ऑफ कार्डियक डिसएरिथमिया इज ट्रीटेबल यूजिंग डिफिब्रिलेशन। इसमें असल मकसद ये होता है कि डिफिब्रिलेटर एक मशीन है, इसको बाद में हम यूज़ करेंगे, जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है पल्सलेस, तो इसमें फिर हम डिफिब यूज़ करते हैं, यानी डिफिब्रिलेटर का मशीन यूज़ करते हैं। नॉन शॉकेबल ये है कि इसमें हम मेडिकल जो मैनेजमेंट मेडिसिन वगैरह देते हैं, ठीक है, उसमें हम शॉक नहीं देते। अच्छा, काजेस क्या होंगे कार्डियक अरेस्ट के? कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे काजेस हैं, जैसे कोरोनरी
हार्ट डिजीज CHD, CHD आपको पता है कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज होती है, ठीक है। नॉन इस्केमिक हार्ट डिजीज यानी इस्कीमिया नहीं है, ब्लड जा रहा है, जैसे मायोकार्डाइटिस वगैरह है अंदर, ठीक है। मसल्स जो है इसमें डिफॉल्ट है। कार्डियोमायोपैथी है, मसल में कोई डिजीज है, कार्डियो के मायो में मसल्स में पैथी है मतलब डिजीज है। कार्डियक रिदम डिस्टर्बेंस है, रिदम जो कार्ड का है एरिथमिया है, ठीक है। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीजेस जितने भी है, जिससे आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है, जो भी है वो भी इसके लिए काज है अरेस्ट के लिए। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF जो होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें भी हार्ट के मसल्स जो है वो काम सही तरीके से नहीं कर सकते। कोरोनरी आर्टरी एबनॉर्मेलिटीज, जो कोरोनरी आर्टरी निकल रही है दिल से, उसके एबनॉर्मेलिटीज है, ठीक है। आफ्टर लोड जब आपको पता है ज़्यादा बनता है तो भी दिल पर ज़्यादा प्रेशर बनता है अंदर। मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। हाइपरटोनिक कार्डियोमायोपैथी जब होते हैं, हाइपरट्रॉफी जब होते हैं मसल्स में डिजीज की वजह से, ठीक है। एक तो एथलीट्स वगैरह के हर में हाइपरट्रॉफी होते हैं दिल में, कार्डियो में गेले, लेकिन वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल। ये जो है पैथोलॉजिकल होती है डिजीज की वजह से, जब मसल्स का जो साइज है वो बढ़ जाता है। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम काज होती है जब, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम यानी जो QRS/T यानी टाइम फ्रॉम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टू वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, इसको QT इंटरवल कहते हैं। जब QT इंटरवल ज़्यादा बनते हैं तो भी कार्डियक अरेस्ट के बहुत चांसेस है। अच्छा जी, ट्रामा हो गया, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, नॉन ट्रामा रिलेटेड ब्लीडिंग, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ, हाइपोवॉल्यूमिक बन गया, एओर्टिक रप्चर, एओर्टा रप्चर हो गया तो ब्लड ज़्यादा निकल गया, तो अब अंदर ब्लड कम रह गई है, ठीक है। ओवरडोज बाज मेडिसिन जैसे देते हैं, इसका ओवरडोज हो गया, फॉर एग्जांपल लिबिटालोल ओवरडोज हो गया, तो लिबिटालोल आपको पता है बीटा ब्लॉकर्स है, वो दिल हाइपरटेंसिव क्राइसिस में हम देते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा दिया तो कार्डियक अरेस्ट की तरफ पेशेंट जाएगा। ड्राउनिंग फॉर एग्जांपल डूब गया कोई, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। तो ये सब काजेज है। अच्छा, साइन और सिम्टम्स क्या होंगे कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट का? कार्डियक अरेस्ट इज सिनोनिमस विथ क्लिनिकल डेथ। अच्छा, ये क्लिनिकल डेथ ही की तरह लगता है जो पेशेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एब्सेंस ऑफ पल्पेबल पल्स, यानी अगर आप रेडियल चेक कर ले, कैरोटिड चेक कर ले, ठीक है जी, टेम्पोरल पल्स चेक कर ले, ब्रेकियल चेक कर ले, पल्स जो है वो एब्सेंस होंगे या बहुत कमज़ोर होते हैं, ठीक है जी। पल्पेबल जो पल्स थे इसका एब्सेंस होगा, पल्स नहीं आएंगे। लेक ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट जो कॉन्शियसनेस है और कॉन्शियस है उसको लॉस करेंगे, सो कॉन्शियसनेस, ठीक है। एबनॉर्मल और एब्सेंट ब्रीथिंग, ब्रीथिंग तो या नॉर्मल होंगे या बिल्कुल होंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये कार्डियक अरेस्ट के कुछ साइन एंड सिम्टम है, और भी बहुत है क्लिनिकली। अब आते हैं इसको हम मैनेज किस तरह करेंगे, कार्डियक अरेस्ट को मैनेज किस तरह करेंगे। तो कार्डियक अरेस्ट को हम मैनेज करने के लिए सबसे हमें पहले पता होना चाहिए कि ये शॉकेबल है या नॉन शॉकेबल है। अगर शॉकेबल है तो हमने क्या करना है, और अगर नॉन शॉकेबल है तो फिर हमने क्या करना है। तो शॉकेबल और नॉन शॉकेबल का पता हमें कैसे चलेगा? हमें ECG से पता चलेगा, रिदम से हमें पता चलेगा, ठीक है। और पेशेंट के पल्स जो है खुद जब हम चेक करेंगे, पल्स नहीं आ रहा है, उधर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है ECG में, तो आपको पता चलता है कि ये पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। या पल्स नहीं आ रहा लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा जो है टेकिकार्डिया है, ठीक है, तो पल्स लेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सो मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट इज टाइम फ्रॉम कोलैप्स टू केयर। सबसे कीमती चीज़ आपके पास वक्त है, यानी वक्त पर आप मरीज को केयर दे दे, मेडिकल है चाहे नर्सिंग है, जो भी है उसको मिलना चाहिए। प्राइमरी गोल जो हमारा होता है इज टू स्टॉप डिसरिथमियाज इमीडिएटली एंड टू रिस्टोर नॉर्मल साइनस रिदम। जो नॉर्मल रिदम होता है, साइनस रिदम, यानी जो हार्ट का जो लुप डुप साउंड जिसको आप कहते हैं S1:2 अपने टाइम पे आता है, फिर उधर QRS कॉम्प्लेक्स अपना एक टाइम पे बनता है, ठीक है जी।
इसको वापस अपने रिदम में लाना है। हमारा सबसे पहला जो तरजीह है वो ये होगा। अर्ली इफेक्टिव सीपीआर जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है हम देते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आपको पता है अब, ठीक है। विद एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, जिसमें आपको पता है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में क्या होते हैं, मेडिसिन होते हैं, डिफिब्रिलेटर्स होते हैं, एम्बो बैग वगैरह ये सब आपके पास होते हैं, और फिर आप पेशेंट को रिससिटेट करते हैं, मैनेज करते हैं। डिफिब्रिलेशन का मशीन होता है डिफिब्रिलेटर का, जिससे हम डिफिब्रिलेशन देते हैं, यानी पेशेंट को शॉक देते हैं ताकि उसका जो एरिथमिया है या डिसरिथमियाज है उसको वापस रिदम में लेके आए, इसीलिए डिफिब्रिलेटर यूज होते हैं। अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर्सिबल काजेज। रिवर्सिबल काजेज यानी जो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, जैसे हाइपोवॉल्यूम है, हाइपोथर्मिया है, ठीक है जी, हाइपोकैल्सीमिया है या हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकलीमिया, हाइपोकलीमिया, इन सारी चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं बाहर आसानी से, ठीक है। तो इसमें 6H और 5T's यानी नेक्स्ट स्लाइड में फिर आएंगे ये। अच्छा जी, अच्छा जी, तो सारी इस स्लाइड में कुछ मसला था, ठीक हो गया। अच्छा, चेन ऑफ सर्वाइवल। चेन ऑफ सर्वाइवल का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर आप पेशेंट को इस हालत में पाएंगे तो रिकॉग्नाइज सिम्टम्स एंड एक्टिवेट इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ठीक है। इसके बाद आप परफॉर्म अर्ली सीपीआर, आप सीपीआर करते हैं, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी थर्ड चेस्ट कंप्रेशन और फिर टू ब्रीथ। डिफिब्रिलेटर विद एईडी, फिर आप ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन जो है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन जो ऑटोमेटिक मोड होता है डिफिब्रिलेटर में, ठीक है, उसको आप ऑन करते हो और इससे पेशेंट को शॉक देते हो। एडवांस लाइफ सपोर्ट पे फिर आप आते हो, ठीक है, और इसके बाद पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर आप पेशेंट को देते हो। तो ये चेन ऑफ सर्वाइवल है, यानी पेशेंट को किस तरफ आप बचा पा सकेंगे। तो सिंप्लीफाइड एडल्ट बेलिस जो है अनरिस्पॉन्सिव है या नो ब्रीथिंग और नो नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है, सो ओनली गैस्पिंग। तो आपने क्या करना है, फिर आपने एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पांस। इमरजेंसी रिस्पांस का मतलब आपने जो इमरजेंसी रिस्पांस को आपने कॉल करना है, ठीक है, वहाँ से आप डिफिब्रिलेटर वो लेके आएंगे, और जब तक वो डिफिब्रिलेटर लेके आते हैं तब तक आप सीपीआर स्टार्ट करें, सही है। जब डिफिब्रिलेटर आता है इसके बाद चेक रिदम, डिफिब्रिलेटर के जो आप पैड्स आप लगाएंगे तो खुद वो रिदम डिटेक्ट करता है। शॉक इफ इंडिकेटेड, रिपीट एवरी 2 मिनट, हर 2 मिनट के बाद इसको आप रिपीट करें। अच्छा, रिदम को आप एनालाइज करें। ये आप देख रहे हैं ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब है कि ये वेंट्रिकल्स जो है आप देख रहे हो यहाँ पर पीओ बिल्कुल गायब हो गया है, क्यूआरएक्स जो है बिल्कुल अजीब अजीब से बन रहे हैं, ठीक है जी। सो ये फिब्रिलेशन है वेंट्रिकुलर। ये आपने एनालाइज किया, अगर इस तरह आ रहा है तो फिर मतलब इसका मतलब है इसमें आप शॉक देते हैं, इसका मतलब ये है। ये वाला रिदम आपने ऑब्जर्व किया, एनालिस द रिदम जो है कार्डियक एसिस्टोल, ये आप देख रहे हो कार्डियक एसिस्टोल का मतलब सिस्टोल बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रेट सा लाइन आ रहा है आपको, ठीक है जी। अच्छा जी, तो एसिस्टोल जो है ये रिवर्सिबल काजेज है, एसिस्टोल एंड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिफरेंशियल, इसमें ये होता है, यानी ये रिवर्सिबल काजेज है। इसका मतलब ये है जैसे एच मतलब का मतलब है ये सब एच से शुरू होता है, जैसे हाइपोवॉल्यूमिया, लैक ऑफ ब्लड वॉल्यूम, तो इससे भी कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं जो कि रिवर्सिबल है, आप वॉल्यूम दे दे फ्लूइड का। हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया, ठीक है, तो आप ऑक्सीजन दे दे पेशेंट को। हाइड्रोजन आयन यानी जो एसिडोसिस, पीएच, ठीक है, एसिडोसिस में गए हैं या एल्कानोसिस में गए, दोनों जो है कार्डियक अरेस्ट को की तरफ जा सकते हैं। एन एबनॉर्मल पीएच इन द बॉडी। हाइपरकलीमिया और हाइपोकलीमिया बोथ एक्सेस एंड इनएडुकेट पोटेशियम कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर हाइपरकलीमिया हो जाए, आपको पता है रिदम दिल का जो है वो ख़राब करते हैं, एरिथमिया में पेशेंट को लेके जाते हैं। हाइपोकलीमिया हो जाए, ठीक है जी, तो कंट्रैक्शन ऑफ द मसल जो है इसमें मसले होते हैं फिर, तो ये भी रिवर्सिबल है, आप बाहर से पोटेशियम दे सकते हैं। हाइपोथर्मिया, लो कोर बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर बिल्कुल 35 से नीचे आ गया, आपको पता है, तो फिर आप टेम्परेचर को भी बढ़ा सकते हैं खुद तरीके से, आराम आराम से।
हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, यानी जिस तरह हाइपरग्लाइसीमिया जैसे डीके डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में पेशेंट जाता है, ठीक है, या हाइपोकैल्सीमिया तो उसमें फिर ऑलरेडी पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिया की तरफ, ठीक है, तो शॉक होते हैं। अच्छा जी, टीज का मतलब जो टीज यानी टेबलेट और टॉक्सिन, इसकी वजह से भी हो सकते हैं मेडिसिन। कार्डियक टेम्पोनेट यानी जब फ्लूइड बिल्ड अराउंड द हार्ट वाल, जो फ्लूइड जमा होते हैं हार्ट वाल में, टेम्पोनेट काज होता है इससे, ठीक है जी, तो फिर कंट्रक्शन सही तरीके से नहीं होता। टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है जी, ईयर इन द चेस्ट कैविटी, यहाँ पर जो थोरैक्स में ईयर जाता है, कोलैप्स लंग इससे फिर काज होता है, ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक, एमआई से काज हो सकते हैं। थ्रोम्बोसिस, थ्रम्बस अगर गया और कोरोनरी आर्टरी में फंस गया, ठीक है जी, तो आगे ब्लड नहीं जाएगी फिर हार्ट के मसल को। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी जो मोएबल क्लॉट है लंग्स में, ठीक है, इसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ट्रॉमेटिक कार्डियक अरेस्ट है, ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हैं। तो इससे ज्यादातर आपको पता है कि ये काज हो सकते हैं कार्डियक अरेस्ट, सही है। अच्छा, फिर हम आते हैं एडल्ट कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिथम मैनेजमेंट आप किस तरह करेंगे कि आप एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पांस को आप एक्टिवेट करेंगे। इसके बाद स्टार्ट सीपीआर, एक नंबर पे आए, सीपीआर को स्टार्ट करें, इसी के साथ पेशेंट को ऑक्सीजन दे दे और अटैच मॉनिटर डिफिब्रिलेटर, हॉस्पिटल में है तो इसको मॉनिटर अटैच करें, कार्डियक मॉनिटर जो है, और डिफिब्रिलेटर अटैच करें, ठीक है। डिफिब्रिलेटर से अब आपको पता चलेगा कि ये शॉकेबल रिदम है या नॉन शॉकेबल है, शॉकेबल है कि नॉन शॉकेबल है। शॉकेबल में मैंने आपको बताया था कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, जब आप डिफिब्रिलेटर अटैच करेंगे तो डिफिब्रिलेटर के खुद अपना मॉनिटर है, उस पर आपको दिखाएगा रिदम, तो रिदम जब आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि अब ये शॉकेबल है कि नहीं, यानी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है या पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। जब इन दोनों में से एक है तो आप फिर शॉक देते हैं, अगर ये नहीं है, एसिस्टोल है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, तो फिर शॉक नहीं देते। अच्छा जी, अगर शॉकेबल रिदम है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, 2 नंबर पे आए यहाँ पे, तो फिर आप एडमिनिस्टर शॉक यानी शॉक देते हैं डिफिब्रिलेटर से, जो एईडी मोड पे होता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन, ठीक है। जब आपने शॉक दे दिया तो फिर 4 नंबर पे आए सीपीआर फॉर 2 मिनट, इसके बाद फिर आप सीपीआर करेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है। और आईवी और आईओ इंट्राओशियस, लेकिन इंट्राओशियस इतना नहीं होता, यानी बोन के अंदर जो लगाते हैं, आप इंट्रावेनस एक्सेस करते हैं, किनोला वगैरह लगाते हैं फिर, ठीक है, विदाउट इंटरप्शन इन सीपीआर, सीपीआर को आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, उसी दौरान आप किनोला लगाएंगे ताकि आप फिर एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट स्टार्ट करें, जो मेडिसिन है वो आप दे दें पेशेंट को। अच्छा जी, ये तो हो गया शॉकेबल रिदम, ठीक है। अगर फिर भी शॉकेबल रिदम आ रहा है तो फिर दोबारा जो है आप क्या करें, शॉक को एडमिनिस्टर करें। अब इस पॉइंट पे आप जरा ध्यान दे दें, अगर आपने शॉक, पहला शॉक दे दिया, इसके बाद सीपीआर शुरू किया, इसके बाद जब आप फिर डिटेक्ट किया कि ये तो फिर शॉकेबल रिदम है, यानी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया फिर है, तो इसके बाद आप दोबारा शॉक देते हैं डिफिब्रिलेटर से। अच्छा, इसके बाद दोबारा फिर आप सीपीआर फॉर 2 मिनट्स, एफिनेफ्रीन एवरी 3 to 5 मिनट आप एफिनेफ्रीन देते हैं, यानी एड्रेनालिन के नाम से आता है हॉस्पिटल में, 1 मिलीग्राम फिर आईवी आप देते हैं। एंड कंसिडर एडवांस्ड एयरवे, एंड एडवांस एयरवे को आप कंसिडर करते हैं, ठीक है जी, और कैप्नोग्राफी को आप कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर अगर शॉकेबल रिदम है फिर भी ठीक नहीं हुआ तो फिर आप शॉक देते हैं, यानी जब तक ये शॉकेबल रिदम में है तो आप शॉक देते हैं। शॉकेबल रिदम का मतलब ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में है। इसके बाद फिर आप सीपीआर पर 2 मिनट्स, एमिडारोन फिर आप देंगे, थर्ड शॉक जब आपने दे दिया इसके बाद आप फिर एमिडारोन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, कैल्शियम जनरल, अच्छा एमिडारोन। और फिर ट्रीट रिवर्सिबल काजेस अगर है, जैसे हाइपोवॉल्यूमिया है, हाइपोथर्मिया है, हाइपोकैलीमिया और हाइपोकैलीमिया है, इनको आप ट्रीट करेंगे। अच्छा, आपने पहला शॉक दे दिया और फिर सीपीआर कर दिया, यहां पर आप देखिए 4 नंबर पॉइंट पे, फिर पेशेंट ठीक हुआ, शॉकेबल रिदम में अब नहीं है, नो, लेकिन अब यहां पर आप देखें शॉकेबल में नहीं है तो इसका मतलब है कि ये शॉकेबल रिदम नहीं है, ठीक है जी।
तो फिर अगर शॉकेबल नहीं है तो या तो एसिस्टोल होगा और या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। तो फिर अब 9 नंबर पॉइंट पे आ जाए, अगर शॉकेबल नहीं है, अब शॉक नहीं दे सकते उसमें, कौन कौन से में? ये एसिस्टोल और पीईए, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि पल्स नहीं आ रहा लेकिन रिदम जो है अंदर पैदा होने की कोशिश करता है दिल। ठीक है, ईसीजी में, लेकिन बाहर आपको रेडियल ब्रेक के लिए पल्स फील नहीं हो रहा है। तो फिर अगर इस तरह है तो फिर आप शॉक नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ सीपीआर फॉर 2 मिनट्स करते हैं। इसके बाद एफिनेफ्रिन एवरी 3 to 5 मिनट आप देते हैं, यानी एड्रेनालिन, एंड कंसिडर एडवांस एयरवे एंड कैप्नोग्राफी फिर आप करते हैं। ठीक है, फिर अगर शॉकेबल रिदम है, इसके बाद अगर आपने सीपीआर कर दिया और ये शॉकेबल रिदम में कन्वर्ट हो गया, यानी अब पल्स भी आ रहा है बाहर, ये जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है अब इसमें पेशेंट कन्वर्ट हो गया या टेकिकार्डिया में कन्वर्ट हो गया, तो फिर आप शॉक देंगे। ठीक है, तो सीपीआर 2 मिनट एंड ट्रीट रिवर्सिबल काजेस। फिर अगर शॉकेबल है तो दोबारा शॉक दे दे एंड गो। ठीक है जी, यानी गो टू स्टेप 5 और 7, मतलब ये कि 5 में भी शॉक है और 7 में भी शॉक आप देते हैं। इफ नो साइन ऑफ और ठीक है जी, तो गो टू स्टेप 10 और 11। इफ साइन ऑफ ROSC, गो टू पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर। अच्छा जी, तो अगर रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन जो है ROSC, ठीक है, ये नहीं है तो दोबारा फिर आप वही शॉक देते हैं और फिर सीपीआर स्टार्ट करते हैं। सो इफ नो साइन ऑफ ROSC का मतलब ये है कि रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। ठीक है, एंड इफ साइन ऑफ रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन ROSC। ठीक है, सो गो टू पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर। फिर आप पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर में जाते हैं, तो वो क्या होंगे इसकी तरफ भी आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, अगर ब्रेडिकार्डिया है यानी हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट एंड इनएडवोकेट फॉर क्लिनिकल कंडीशन, सो आप मेंटेन पेटेंट एयरवे को खोला रखने की कोशिश कर रहे हैं। असिस्ट ब्रीथिंग एज नीडेड, ब्रीथिंग को आप असिस्ट करते हैं। ठीक है, गिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप देंगे। ये मैनेजमेंट है, इसको जरा गौर से सुने। मॉनिटर ईसीजी, ईसीजी मॉनिटर से मतलब आप रिदम को आइडेंटिफाई करते हैं कि रिदम कौन सा है। ब्लड प्रेशर आप पेशेंट का मॉनिटर करेंगे, ऑक्सीमेट्री आप करेंगे, बार बार ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, एस्टेब्लिश आईवी एक्सेस, आईवी एक्सेस आपने जरूर करना है, ये बात याद रखें, ये स्पेसिफिकली नर्सिस का काम है कि जैसे इस तरह पेशेंट आता है, दूसरे लोग सीपीआर और इस चीज़ों में मसरूफ होते हैं, तो आप जल्दी जल्दी आईवी एक्सेस की कोशिश करें। 3 नंबर पे आ जाए, साइन और सिम्टम ऑफ पुअर परफ्यूजन काज्ड बाय द ब्रेडिकार्डिया, यानी ब्रेडिकार्डिया में ये होता है, आपको पता है कि दिल का जो बीटिंग जो रफ्तार है वो कम होता है, तो इससे मतलब ये कि कार्डियक आउटपुट अब कम बनता है, तो टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलता है, तो टिश्यू परफ्यूजन कम हो गया है, अब फ्लूइड भी कम जाता है टिश्यूज को। ठीक है, जैसे कि एक्यूट अल्टर मेंटल स्टेटस, पेशेंट का मेंटल स्टेटस जो है वो डिटेरियोरेट होगा, अनगोइंग चेस्ट पेन पेशेंट को फील होगा, हाइपोटेंशन होगा और अदर साइन ऑफ शॉक, ये सारी चीजें आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर एडिक्वेट परफ्यूजन है, ठीक है, तो ऑब्जर्व एंड मॉनिटर, फिर तो मसला ठीक है, फिर तो कुछ नहीं है। परफ्यूजन एडिक्वेट है, मतलब परफ्यूजन एडिक्वेट का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है वो भी सैचुरेशन 90 प्लस है, बीपी भी नॉर्मल में है, 110/70 तक बनता है तो भी ठीक है। चलो, इस तरह पेशेंट को आप फ्लूइड देने की भी जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप मॉनिटर करेंगे। हाँ, लेकिन अगर पुअर परफ्यूजन है यानी हाइपोटेंशन है, चेस्ट पेन की भी पेशेंट कंप्लेन करता है और बीपी भी लो है, ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम हो गया है, तो फिर आप प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, यानी यूज विदाउट डिले फॉर हाई डिग्री ब्लॉक टाइप 2, यानी जो 2nd डिग्री ब्लॉक है, ठीक है, और 3rd डिग्री ब्लॉक, ताकि पेशेंट आगे न जाए, तो पेसिंग आप करते हैं। फिर कंसिडर एट्रोपिन 0.5 मिलीग्राम IV वाइल अवेटिंग पेसर, ठीक है, ठीक है, तो ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग करते हैं। मतलब ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग का मतलब ये होता है कि जो एक टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है, तो यहाँ पर आप टेम्पररी पेसमेकर जिसको कहते हैं ट्रांसक्यूटेनियस के जरिए, ठीक है जी, यानी चेस्ट के जरिए आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिल को देना पड़ेगा। अच्छा, कंसिडर एट्रोफिन 5 मिलीग्राम IV while awaiting pacer may repeat to a total dose of 3 milligram if ineffective
बिगिन पेसिंग। अगर एट्राफिन से आप देते हैं और काम नहीं हो रहा तो फिर आप पेसिंग की तरफ जाते हैं टेम्पररी, ठीक है, ताकि पेशेंट के दिल का जो रिदम है या ब्रेडिकार्डिया में गया है, ठीक है, ये बहाल हो जाए। कंसिडर एफिनेफ्रिन 2 to 10 माइक्रोग्राम पर मिनट और डोपामीन, ज़्यादातर डोपामीन देते हैं फिर, ठीक है, 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इन्फ्यूजन, ये कंटिन्यूस इन्फ्यूजन होता है फिर, वाइल अवेटिंग पेसर आर ए पेसिंग इनइफेक्टिव। इसके बाद हम आते हैं जी प्रिपेयर पर ट्रांसवेनस पेसिंग, ठीक है, ट्रांसवेनस पेसिंग मतलब फिर जो परमानेंट की तरफ जाते हैं। ट्रीट कंट्रीब्यूटेड काजेस, कंसिडर एक्सपर्ट कंसल्टेशन, ये बहरहाल फिर अलग चीज़ है। रिमाइंडर आपके लिए बस ये होना चाहिए, एज अ नर्स ए पल्सलेस अरेस्ट डेवलप, गो टू पल्सलेस अरेस्ट एलोग्रेथम, यानी पल्सलेस अरेस्ट एलोग्रेथम में आपको पता है पल्सलेस किस वजह से होते हैं, सर्च फॉर एंड ट्रीट पॉसिबल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। जैसे हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से पल्सलेस अरेस्ट होता है, ठीक है, हाइपोक्सिया की वजह से हाइड्रोजन आयन यानी पीएच जो है, ठीक है, एसिडोसिस की वजह से जब पीएच गिर जाता है, हाइपो और हाइपर कैलीमिया की वजह से हाइपोकैल्सीमिया, ग्लाइसीमिया और हाइपोथर्मिया, ये सारी वो चीज़ें। टॉक्सिन आप देखेंगे, टेम्पोनेट्स, कार्डियक टेंशन, न्यूमोथोरेक्स, थ्रम्बस यानी जो जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी भी ब्लॉक हो सकती है, पल्मोनरी आर्टरीज जो अंदर वो आर्टरीज है वो भी ब्लॉक हो सकती है। ट्रामा हुआ है हाइपोवॉल्यूमिया जिससे होता है, ठीक है, इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रीनियल प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखना है। अच्छा, ये तो ब्रेडिकार्डिया को हमने मैनेज किया। ब्रेडिकार्डिया में आपको पता चल गया कि आप एट्राफिन हम देते हैं 0.5 मिलीग्राम, ठीक है जी, और अगर ठीक है पेशेंट परफ्यूजन ठीक है तो सिर्फ मॉनिटर करते हैं और फिर हम ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर ये टैकीकार्डिया विद पल्सेस है, टैकीकार्डिया भी है और पल्सेस भी आ रहे हैं पेशेंट का, तो फिर क्या करना है, ठीक है, तो फिर हमने असिस्ट एंड सपोर्ट एबीसीज यानी वो एयरवे, ठीक है, और ब्लड और ब्रीथिंग, ठीक है, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें आपने फिर असेस करने हैं एज नीडेड। गिव ऑक्सीजन आपने देने हर हालत में, मॉनिटर ईसीजी, इससे आपको रिदम का पता चलेगा। ब्लड प्रेशर, ऑक्सीमेट्री, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट रिवर्सिबल कासेस अगर है, जैसे हाइपोवॉल्यूमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोकैलीमिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, जब आप सिम्टम्स परसिस्ट है, ठीक है जी, तो इज पेशेंट स्टेबल, क्या पेशेंट स्टेबल है? अनस्टेबल साइंस इंक्लूड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ठीक है जी, यानी जो अनस्टेबल साइन है इसमें क्या क्या होंगे? अल्टर्ड मेंटल स्टेटस यानी मेंटल स्टेटस जो है वो डिसओरिएंटेड होगा, अनगोइंग चेस्ट पेन पेशेंट को होगा, हाइपोटेंशन होगा, और अदर साइन ऑफ शॉक या शॉक के जो दूसरे साइंस है आप देखेंगे कि कोल पेरिफ्रीज होंगे, कैपिलरी रिफिल्स आप चेक करेंगे, ठीक है जी। नोट रेट रिलेटेड सिम्टम्स अनकॉमन इफ हार्ट रेट इज लेस देन 150 पर मिनट, ठीक है जी, ये बहरहाल फिर अनकॉमन होता है, ठीक है जी, जो रेट रिलेटेड सिम्टम्स है। अच्छा, अब अनस्टेबल, अच्छा अगर पेशेंट स्टेबल है तो आपने क्या करना है और पेशेंट अनस्टेबल है तो आपने क्या करना है। अगर स्टेबल है फॉर एग्जांपल, यानी पेशेंट जो मेंटली बिल्कुल ठीक ठाक है और होते भी है, ओरिएंटेड है, टाइम प्लेस पर्सन सबको, ठीक है, चेस्ट पेन का इतना भी नहीं है इसको तकलीफ, सही है, हाइपोटेंशन है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है, तो फिर आप एस्टेब्लिश आईवी एक्सेस। उधर ब्रेडिकार्डिया में जब पेशेंट स्टेबल था तो आपने सिर्फ मॉनिटरिंग करना था, यहां पर आपने आईवी एक्सेस करना है क्योंकि आगे जाके डिटीरियोरेट हो सकता है पेशेंट। आप 10-12 लीड ईसीजी आप अटेंड करें, ठीक है, जब आपको फीजिबल हो, ताकि आपको रिदम का पता चले। इस क्यूआरएस नैरो लेस देन 0.212 सेकंड के क्यूआरएस कम बनता है, ठीक है। अगर नैरो है क्यूआरएस अगर नैरो है यानी वाइड 0.12 से जब ज्यादा होता है तो ये वाइड होता है, 12 से जब कम होता है तो ये नैरो होता है, ठीक है। अगर नैरो है यानी 0.12 से कम आ रहा है सेकंड, तो फिर आप नैरो क्यूआरएस है तो इज रिदम रेगुलर, फिर आप रिदम चेक करते हैं। क्यूआरएस आपने चेक किया तो फिर आप रिदम चेक करते हैं कि क्या रिदम जो है दिल का वो रेगुलर है कि नहीं, ठीक है जी। तो अगर स्टेबल यहाँ पर जैसे मैंने बताया है तो आईवी एक्सिस आप देखेंगे कि आईवी एक्सिस इसको होना चाहिए, आप आईवी लाइन लगाएंगे, 12 लीड ईसीजी हासिल करेंगे।
नैरो अगर है क्यूआरएस यानी 0.12 सेकंड से कम बन रहा है तो इसके बाद आप रिदम देखेंगे कि रिदम रेगुलर है या इर्रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर रिदम जो है क्यूआरएस एक जो पाइफ या 4 क्यूब के बाद जो बनते हैं, हर 4 क्यूब बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है जैसे ईसीजी में, तो फिर रिदम ठीक है। अगर इस तरह नहीं है तो फिर इर्रेगुलर है। अगर रिदम रेगुलर है तो अटेम्प्ट वेगल मैनवर्स, वेगल जो जो नर्व है, ठीक है। गिव एडेनोसिन 6 मिलीग्राम रैपिड आईवी पुश। एडेनोसिन जो आते हैं 6 मिलीग्राम, इसको आपने आईवी पुश यानी जल्दी देना है, पुश करना है। इफ नो कन्वर्जन सो गिव 12 मिलीग्राम रैपिड आईवी पुश। मे रिपीट 12 मिलीग्राम डोज वंस। ठीक है, या तो 6 मिलीग्राम आप दे दें, फिर आप देख ले कि हो रहा है कि नहीं, दोबारा दे दे, या एक ही डोज में 12 मिलीग्राम दे दे। इसके बाद अच्छा डोज रिदम कन्वर्ट, क्या डज रिदम कन्वर्ट, क्या रिदम कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नोट कंसिडर एक्सपर्ट कंसल्टेशन, यानी आपके पास एक्सपर्ट होना चाहिए, खुद आप जो है अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो एक्सपर्ट का मतलब है कि एक्सपीरियंस बंदा हो तो उनको चीज़ों का पता होता है। अच्छा, अगर कन्वर्ट हो गया पेशेंट तो फिर इफ रिदम कन्वर्ट प्रोबेबली री एंट्री स्वीटी। स्वीटी का मतलब सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है, जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, री एंट्री सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सो ऑब्जर्व पर रिकरेंस, ट्रीट रिकरेंस विद एडेनोसिन। अगर दोबारा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होती है तो फिर एडेनोसिन के साथ ट्रीट करें इसको। ठीक है, एंड एक्टिंग एवी नोडल ब्लॉकिंग एजेंट जैसे दिलतियाजिम या बीटा ब्लॉकर, फिर आप इसमें से हम देते हैं, ज़्यादातर एडेनोसिन देते हैं, इसके बाद दिलतियाजिम देते हैं और बीटा ब्लॉकर भी देते हैं। अच्छा जी, नोट इफ पेशेंट बिकम अनस्टेबल गो टू बॉक्स 4। बॉक्स 4 कहाँ पे है, यहाँ पर आ जाए आप लोग जी। अगर स्टिल पेशेंट, लेकिन यहाँ पर हम इर्रेगुलर की तरफ अब आते हैं। यहाँ तो रेगुलर रिदम था ना, अब रिदम इर्रेगुलर है, क्यूआरएस भी नैरो है और रिदम भी इर्रेगुलर है। सो इर्रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है तो प्रोबेबल आर्टीरियल फिब्रिलेशन है, सॉरी एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी एट्रियम के जो फिब्रिलेशन है उसकी वजह से। आर पॉसिबल एट्रियल फ्लटर, MAT का मतलब होता है मल्टीपल एट्रियल टेकिकार्डिया, यानी ऊपर एट्रियम में एक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है ना, एक एट्रियल टेकिकार्डिया जो ऊपर एट्रियम में होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि उधर भी वो लगा हुआ है ना नेचुरल पेसमेकर। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड। अच्छा, कंसीडर एक्सपर्ट कंसल्टेशन आप लेंगे। कंट्रोल रेट, रेट आप किस चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए, दिलतियाजिम, बीटा ब्लॉकर। ठीक है जी, और यूज बीटा ब्लॉकर विद कॉशन इन पल्मोनरी डिजीज और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसमें फिर आप बीटा ब्लॉकर थोड़ा कॉशन के साथ, एहतियात के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये अगर इर्रेगुलर है। अच्छा, यहाँ पर जब आप आए थे कि कन्वर्ट हो गया है, जब हमने एडेनोसिन दे दिया था, लेकिन एडेनोसिन आपने दे दिया और पेशेंट फिर भी कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है जी, जो क्यूआरएस नैरो आ रहा था अब फिर भी वही नैरो है। तो इफ रिदम डज नॉट कन्वर्ट पॉसिबल एट्रियल फ्लटर है फिर। सो एक्टोपिक एट्रियल टेकिकार्डिया और जंक्शनल टेकिकार्डिया। सो कंट्रोल रेट एग्जांपल दिलतियाजिम देते हैं, बीटा ब्लॉकर। ठीक है, एंड ट्रीट अंडरलाइन कॉज, कंसिडर एक्सपर्ट कंसल्टेशन। अच्छा, ये तो स्टेबल पेशेंट था। स्टेबल पेशेंट में सिर्फ ये मसला था कि इसका क्यू और जो सॉरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो नैरो आ रहा था। ठीक है, क्यूआरएस का मतलब है टाइम ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। क्यूआरएस ये जब बनता है जब हार्ट के वेंट्रिकल डीपोलराइज होते हैं, यानी जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तो क्यूआरएस बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आते हैं, अगर पेशेंट स्टेबल नहीं है, अब अनस्टेबल है, ये 4 नंबर बॉक्स पे आइए। सो परफॉर्म इमीडिएट सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन का मतलब है कि अगर आप डिफिब्रिलेटर से जो है शॉक देते हैं तो सिंक्रोनाइज, इसमें एक अपना बटन होता है सिंक्रोनाइज। ठीक है, एस्टेब्लिश आईवी एक्सिस एंड गिव सेडेशन। ठीक है, इफ पेशेंट इज कॉन्शियस डू नॉट डिले कार्डियोवर्जन। हाँ, पेशेंट अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब डिटेरियोरेट है, मेंटल स्टेटस जो है इसका, पर्सन, प्लेस, ठीक है जी, टाइम इसको ओरिएंटेड नहीं है, चेस्ट पेन है इस पेशेंट को, हाइपोटेंशन में है पेशेंट, शॉक के साइंस आ रहा है नज़र उसमें, तो फिर आपने डिले नहीं करना है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है मतलब होश में, तो फिर आपने इसको सिडेशन मतलब इसको सेडेटिव देने हैं। ठीक है, और शॉक देना है पेशेंट को। डू नॉट डिले कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन का मतलब कार्डियो कन्वर्जन, मतलब दिल को अपने नॉर्मल स्टेबल पोजीशन में लेके आना।
कंसिडर एक्सपर्ट कंसल्टेशन ए पल्सलेस अरेस्ट डेवलप, सी पल्सलेस अरेस्ट एल्गोरिथम। फिर वो पल्सलेस अरेस्ट एल्गोरिथम में हम जाते हैं कि उधर हमने फिर क्या करना है। अच्छा जी, ये तो यहाँ पर मेन जो चीजें थी। यहाँ पर अब आएगी नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज रिदम रेगुलर और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज रिदम इरेगुलर, रिदम रेगुलर। ठीक है, नैरो में आपको पता था कि 0.12 सेकंड से कम बन रहा था और वाइड में अब 0.12 से ज्यादा बन रहा है। तो 12 नंबर बॉक्स पे अब आइए। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड है, वाइड का मतलब ज्यादा है, डिले है, टाइम लेता है। ठीक है जी, सो 13 नंबर पे अब आ जाए। रिदम रेगुलर है तो क्या करना है और इरेगुलर है तो क्या करना है। रेगुलर है इफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और अनसर्टेन रिदम, सो एमिडारोन हम देते हैं, एमिडारोन 150 मिलीग्राम IV ओवर 10 मिनट, रिपीट एज नीडेड टू मैक्सिमम डोज ऑफ 2.2 ग्राम पर 24 आवर। तो 24 आवर में मैक्सिमम फिर आप 2.2 ग्राम तक दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, प्रिपेयर पर इलेक्टिव सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन, इसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे सिंक्रोनाइज। ठीक है, एंड SVT सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगर है विथ एबेरेंसी, ठीक है, तो फिर आप गिव एडेनोसिन। फिर वही 7 नंबर बॉक्स पर अगर आते हैं, यहाँ पर आप एडेनोसिन आप देते हैं 6 मिलीग्राम रैपिड IV पुश। ठीक है, वही आप दोहराते हैं दोबारा। अच्छा, अगर वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है लेकिन रिदम जो है वो रेगुलर नहीं है, सो इफ एट्रियल फिब्रिलेशन विद एबेरेंसी, तो फिर एबेरेंसी का मतलब होता है यानी डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल, जब नॉर्मल से डिविएट होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो फिर सी इरेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, इरेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया आप देखेंगे दोबारा, यानी बॉक्स नंबर 11 पे अगर आप आ जाए यहाँ पर आप देखें तो आपको पता चलेगा। ठीक है जी, अच्छा, एफ प्री एक्साइटेड एट्रियल फिब्रिलेशन यानी AF एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है जी, तो WPW का मतलब होता है वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम जो होता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो एट्रियल फिब्रिलेशन यानी और वेंट्रिकुलर, उसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो एक्सपर्ट कंसल्टेशन एडवाइस अवॉइड, यहाँ पर पिन लेते हैं इसके लिए। अच्छा, अवॉइड एविनोडल ब्लॉकिंग एजेंट, यानी जो एविनोडल ब्लॉकिंग, एवी नोड को जो ब्लॉक करता है। ठीक है, एंट्रीवेंट्रिकुलर जो नोड है, एग्जांपल जैसे एडेनोसिन, इसको आप अवॉइड करेंगे, फिर डिजॉक्सिन को भी अवॉइड करेंगे, दिल्तियाजिम और वेरापामिल, इन सब को आप अवॉइड करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये। ठीक है, कंसिडर एंटी एरिथमिक जो ड्रग्स होते हैं जैसे एमिडारोन, एंटी एरिथमिक, रिदम के खिलाफ जो काम करते हैं, एरिदम। ठीक है, रिदम में लाने के लिए 150 मिलीग्राम IV ओवर 10 मिनट आप देते हैं। इफ रिकरेंट पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, सो सीक एक्सपर्ट कंसल्टेशन। एंड इफ टोर्सेट्स डिपॉइंटिस गिव मैग्नीशियम, अगर टोर्सेट डिपॉइंटिस है तो टोर्सेट डिपॉइंटिस मतलब ये एक एबनॉर्मल हार्ट रिदम होता है जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट फिर काज होते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम जल्दी जल्दी इस तरह, सही है, इसकी वजह से फिर कार्डियक अरेस्ट काज होते हैं, टोर्सेट डिपॉइंटिस इस तरह। इफ टोर्सेट डिपॉइंटिस गिव मैग्नीशियम लोड विद 1 to 2 ग्राम ओवर 5 to 60 मिनट, देन इन्फ्यूजन। ठीक है जी, तो ये बार टैकीकार्डिया में हमने करना, टैकीकार्डिया में आपने नैरो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स देना है मेन चीज, और वाइड क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स देखना है। फिर नैरो क्यूआरएक्स में जो रिदम है वो रेगुलर आ रहा है कि इरेगुलर आ रहा है, और इस तरह वाइड क्यूआरएक्स में भी आप देखते हैं कि रिदम रेगुलर है कि इरेगुलर है। अगर फिर रिदम को रेगुलर जो आप देते हैं, रेगुलर रिदम में उधर और नैरो है, तो आपको मैंने बताया कि एडेनोसिन देते हैं 6 मिलीग्राम। ठीक है, और डबल डोज अगर एक टाइम पे आप देते हैं तो 12 मिलीग्राम, लेकिन 6 मिलीग्राम अच्छा होता है। इरेगुलर में मैंने फिर आपको बताया कि अगर नैरो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स है और रेगुलर इरेगुलर रिदम भी है, तो फिर आपने क्या करना है, दिल्तियाजिम देने हैं, बीटा ब्लॉकर देना है। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ें जो है ये फिर आपने देने हैं। लेकिन अच्छा, लेकिन मैंने आपको बताया, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि पल्मोनरी डिजीज अगर है या कार्डियक जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो इसमें फिर कॉशियसली मेडिसिन को यूज़ करते हैं। ठीक है,
फिर पेशेंट कन्वर्ट हो गया कि नहीं, डज नॉट कन्वर्ट, फिर आपने क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद करना है। अच्छा, ड्यूरिंग इवेलुएशन फिर आप देते हैं सिक्योर वेरीफाई एयरवे, ये तो आम सी नर्सिंग केयर है, ठीक है जी। ये आप सब देते कंसल्टेशन प्रिपेयर फॉर कार्डियोवर्जन, ये सारी वही पुरानी बात है। अच्छा, रिदम को हम एनालाइज करते हैं, ये जो रिदम है इसको आप एनालाइज करते हैं, ठीक है जी। तो रिदम को किस तरह एनालाइज करते हैं, ये आपको रिदम है विदाउट पल्स, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। यहाँ पर आप एक्टिविटी आ रहा है ना, लेकिन पल्सलेस उधर पल्स नहीं आ रहा, ठीक है। एक्टिविटी ये हो रही है, सिर्फ पल्स नहीं आ रहा, ठीक है। तो पल्सलेस अरेस्ट में फिर क्या करता है जी, पल्सलेस अरेस्ट जो है बेलिस एलोग्राथम, इसके लिए कॉल फॉर हेल्प, गिव सीपीआर, वही ऑक्सीजन देते हैं सबसे पहले। तो हर जो इमरजेंसी है इसके लिए यही प्रोटोकॉल है। अटैच मॉनिटर डिफिब्रिलेटर जब अवेलेबल हो जाए तो इसको आप अटैच करेंगे। रिदम सबसे पहले फिर आप चेक करते हैं, और रिदम आपको जब डिफिब्रिलेटर आप अटैच करेंगे खुद पता चलेगा कि अब ये शाकिबल है या शाकिबल नहीं है, ठीक है। तो शाकिबल अगर है सही है, जैसे वीफ और वीटी, फिर क्या करना है, और अगर एसिस्टोल और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो फिर क्या करना है। तो ऑलरेडी पिछले स्लाइड में हमने इसको पढ़ा है, इसको हम जनरली पढ़ते हैं। अगर शाकिबल है तो जैसे गिव वन शाक, मैनुअल बाइफेजिक, डिवाइस स्पेसिफिक, टिपिकली 110 to 200 जॉल, ठीक है। ये डिफिब्रिलेटर पर खुद होता है। ये एडी डिवाइस स्पेसिफिक होता है, यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन, ठीक है। मॉनिटर बाइफेजिक 360 जूल, मोनोफेजिक 360 जूल, बाइफेजिक 200 जूल, ये उधर होता है डिफिब्रिलेटर में। रिज्यूम सीपीआर इमीडिएटली, गिव 5 साइकिल ऑफ सीपीआर, चेक रिदम, शाकिबल रिदम है, अगर फिर दोबारा शाकिबल है तो दोबारा शाक दे दे। इसके बाद कंटिन्यू सीपीआर वाइल डिफिब्रिलेटर इज चार्जिंग, गिव वन शॉक, मैनुअल बाइफेजिक, फिर वही, लेकिन एडी से शॉक ज़्यादातर देते हैं, वो ज़बरदस्त होते हैं। फिर रिज्यूम सीपीआर, एफिनेफ्रिन 1 मिलीग्राम आईवी और आईओ, आईओ मतलब इंट्राओशियस, ओशियस, ठीक है, यानी जो बोन में देते हैं, और आईवी इंट्रावेनस। रिपीट एवरी 3 to 5 मिनट। एफिनेफ्रिन यानी एड्रेनालिन में गिव 1 डोज ऑफ वेजोप्रेसिन 40 यूनिट आईवी टू रिप्लेस फर्स्ट और सेकंड डोज ऑफ एफिनेफ्रिन। अच्छा, गिव 5 साइकिल ऑफ सीपीआर, फिर आप दे दे। इसके बाद चेक रिदम शाकिबल है तो फिर दोबारा शाक दे दे, ठीक है जी। लेकिन इस दफ़ा जब तीसरी दफ़ा आप शाक देते हो तो फिर आप एंटी एरिथमिक जो ड्रग्स होते हैं, एमिडारोन 300 मिलीग्राम आईवी वंस आप देते हैं, ठीक है जी, और फिर इसको कंसिडर करते हैं। तो तीसरे टाइम जब आप शाक देते हो फिर आप एमिडारोन देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आप यहाँ पर 5 नंबर पे आए, अगर आपने शाक दे दिया, पेशेंट जो है अब वो शाकिबल नहीं है, दोबारा जब आपने चेक किया तो फिर एसिस्टोल में है, गो टू बॉक्स नंबर 10, यानी यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है, ठीक है। एंड इफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, चेक पल्स, इफ नो पल्स, गो टू बॉक्स नंबर 10 दोबारा, इफ पल्स प्रेजेंट, बिगिन पोस्ट रेसिसिटेशन केयर, ठीक है जी। ये तो शाकिबल ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है पिछले स्लाइड में। अगर नॉन शाकिबल है, नॉन शाकिबल में मैंने कहा था आपको एसिस्टोल आता है और पीईए यानी पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अच्छा, रिज्यूम सीपीआर को आप रिज्यूम करेंगे इमीडिएटली फॉर 5 साइकिल, व्हेन आईवी अवेलेबल, ठीक है जी। इंट्रावेनस सही है। गिव वेजोप्रेसर आप देंगे, जैसे एफिनेफ्रिन है, ठीक है। मैं गिव 1 डोज ऑफ वेजोप्रेसिन 40 यूनिट आईवी टू रिप्लेस फर्स्ट और सेकंड डोज ऑफ एफिनेफ्रिन, कंसिडर एट्राफिन 1 मिलीग्राम, ठीक है। फॉर एसिस्टोल और स्लो पीए रेट, रिपीट एवरी 3 to 5 मिनट अप टू 3 डोजेस, 3 डोज तक आप एट्राफिन को रिपीट कर सकते हैं। गिव 5 साइकिल ऑफ सीपीआर, फिर आप देते हैं। इसके बाद चेक रिदम, शाकिबल है कि नहीं, फिर अगर शाकिबल है तो आप शाक उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो लाइन है, अगर शाकिबल नहीं है तो एसिस्टोल में फिर क्या करते हैं, ठीक है। नॉट शाकिबल तो फिर ये वाला प्रोटोकॉल आप अप्लाई करेंगे। ड्यूरिंग सीपीआर आपने क्या करना है, ये तो पुश हार्ड एंड फास्ट 100, ये इतना फास्ट करेंगे कि 100 कंप्रेशन पर मिनट लग जाए, इतना फास्ट आप और हार्ड करेंगे। इंश्योर फुल चेस्ट रिकॉइल, इसको आप इंश्योर करेंगे कि फुल चेस्ट जो अपने पोजीशन पर आता है फिर आप दबाते हैं, ऐसा ना हो कि चेस्ट वापस पोजीशन पे नहीं आता और आप प्रेस करते हैं, ठीक है। मिनिमाइज इंटरप्शन इन चेस्ट कंप्रेशन, इसमें इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। ओनली साइकिल ऑफ सीपीआर 30 कंप्रेशन एंड देन 2 ब्रेथ, 5 साइकिल, ठीक है। 2 मिनट में ये आपने कंप्लीट करना है। अवॉइड हाइपर वेंटिलेशन को अवॉइड करना है। सिक्योर एयरवे एंड कंफर्म प्लेसमेंट, ठीक है। आफ्टर एडवांस एयरवे इन प्लेस्ड, रिससिटर नो, अच्छा जी, सो रिस्क्यूअर नो लॉन्गर
deliver cycles of CPR. So give continue chest compression without pauses per breath. Give 8 to 10 breath per minute. Check rhythm every 2 minutes. इसके बाद rotate compression every compressors every 2 minutes with rhythm checkable. Search for and treat possible contributing factor. हाइपोवॉल्यूम में तो नहीं है, हाइपोक्सिया तो नहीं है, हाइड्रोजन आयन यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रिस्पिरेटरी एसिडोसिस ये चीज़ें तो नहीं है, हाइपोवॉल्यूम में तो नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है, ठीक है। टेम्पोनेट्स हट के हो तो फिर डायग्नोस से पता चलेगा प्रॉपर, और ट्रामा इन सब चीज़ों में आपने ये देखना है। अच्छा, टीम अप्रोच टू मैनेज अरेस्ट पेशेंट। टीम का अप्रोच क्या होगा? इसमें एक टीम लीडर होता है, एसएआरएस सर्टिफाइड, ठीक है। प्राइमरी नर्स होता है, सेकेंडरी नर्स होता है, मेडिकेशन नर्स होता है, चार्ज नर्स, कोऑर्डिनेटर सीपीआर, एनेस्थीजियोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट, रिकॉर्डर और नर्सिंग सुपरवाइजर, ये 12 टीम के मेंबर्स हैं। इक्विपमेंट जो इस्तेमाल होता है, क्रैश कार्ट। कार्ट तो आपको पता है, वो हाथ गाड़ी जो होती है, ठीक है। क्रैश मतलब इसमें जो इमरजेंसी के सामान पड़े होते हैं क्रैश कार्ट में, आपके एम्बो बैग्स और ड्रेसिंग के जो मटेरियल होते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स इसमें पड़े होते हैं, एंडोट्रिकल ट्यूब्स वगैरह इसमें पड़े होते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे और लाइफ सेविंग चीज़ें यहाँ पर होते हैं क्रैश कार्ट में, सही है। डिफिब्रिलेटर जो है, ये दिस इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विथ 2 पेडल्स, यानी ये पेडल्स है, एक पेडल ये है, एक पेडल ये है, ठीक है। इन 2 पेडल्स के साथ है ये, दैट आर प्लेस्ड ऑन पेशेंट चेस्ट on sternum toward the right and at the apex. It discharge electricity through heart when a lethal rhythm is present. जब lethal rhythm present होता है, यानी arrhythmia जब होती है, तो उस lethal rhythm को ख़त्म करने के लिए फिर ये हम शॉक देता है इससे। ये इसका एक लीड है, पेडल है, दूसरा पेडल यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर रखते हैं और दूसरा पेडल यहाँ पर रखता है, इसके बाद इसको डिस्चार्ज करते हैं। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन। अटैच द पैड्स या पेडल ऑफ द अपर राइट साइड एंड लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है। वंस द पैड आर अटैच करेक्टली द डिवाइस विल रीड द हार्ट रिदम। जब ये अटैच होता है तो सही अटैच होंगे तो खुद ब खुद ये रिदम को पकड़ेगा और डिफिब्रिलेटर के मॉनिटर पर आपको दिखाएगा। इफ द पैड्स आर नॉट अटैच अप्रोप्रिएटली, अगर पैड जो है सही तरीके से अटैच नहीं है, द डिवाइस विल इंडिकेट सो विद प्रॉम्प्ट्स वो आप स्क्रीन पर दिखाएगा कि कुछ गलती है। वंस द रिदम इज एनालिज्ड, जब रिदम को पकड़ दिया इसने, एनालाइज किया, द डिवाइस विल डायरेक्ट यू टू शॉक द इंडिविजुअल इफ अ शॉक इज इंडिकेटेड। तो फिर डिवाइस आपको बताएगा कि अब जो है यहाँ पर शॉकेबल है, आप शॉक दे दे, यानी रिदम से आपको पता चलेगा खुद, ठीक है, कि ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिब्रिलेशन है, तो फिर शॉक देते हैं। A shock depolarize all heart muscle cells at once, इन सब में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा करेगा। दिल के मसल्स में, मायोकार्डियम में जब हम शॉक देते हैं सॉरी, ठीक है, अच्छा, at once and attempting to organize its electrical activity. In other words, the shock is intended to reset the heart abnormal electrical activity into a normal rhythm. ठीक है, शॉक से ये फायदा होगा कि जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो एरिथमिया था, इसको वापस रिदम में लेके आएगा। क्राइटेरिया टू अप्लाइड एडी हम कब अप्लाई करेंगे? ये जो मशीन है इसका ये मोड ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन, एक तो सिंक्रोनाइज मोड्स भी है ना उधर। द इंडिविजुअल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू शाउटिंग और शेकिंग देयर शोल्डर, द इंडिविजुअल इज नॉट ब्रीथिंग और ब्रीथिंग इनइफेक्टिवली एंड द कैरोटिड आर्टरी पल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो फिर हम एईडी से शॉक देते हैं उस रिदम को एनालाइज करके। बेसिक एईडी ऑपरेशन टू यूज एन एईडी यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन, ठीक है। डू द फॉलोइंग, पावर ऑन द एईडी को हम पावर ऑन करते हैं बटन से, है ना। चूज एडल्ट और पीडियाट्रिक फेट्स, बड़ा बंदा है एडल्ट है तो उसके हिसाब से आप लगाएंगे, छोटा बच्चा है तो उसके छोटे पेडल्स आते हैं। अटैच द पेडल्स और पैड्स टू बेयर चेस्ट, कपड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, चेस्ट बिल्कुल नंगा होना चाहिए। नट और मेडिकेशन पाचेज अगर है तो इस पर नहीं लगाना है। एंड मेक श्योर केबल्स आर कनेक्टेड, आम बातें हैं। प्लेस वन पैड अपर राइट साइड एंड अदर ऑन द चेस्ट अ फ्यू इंचेस बिलो द लेफ्ट आर्म, पिछले स्लाइड में हमने देख लिया। क्लियर द एरिया टू एलो एडी टू रीड रिदम, एरिया को आप क्लियर करें, साफ करें और इसको वेट न करें, ठीक है, खुश्क रखें। इसके फिर आपने जेल्स आते हैं वो लगाते हैं, खुश्क का मतलब ये नहीं है, मतलब अगर पानी वगैरह वहाँ पर है तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके फिर अपने जेल्स आते हैं वो जेल लगाते हैं, उसी पर आप पेडल लगते हैं रखते हैं फिर, विच में टेक अप टू 15 सेकंड,
ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो रिदम इन 15 सेकंड रीस्टार्ट CPR, फिर आप शुरू करें। अगर आपने शाक दे दिया और फिर रिदम नहीं है तो फिर आप CPR स्टार्ट करें। इफ़ द AED इंडिकेट अ शाक इज़ नीडेड क्लियर द इंडिविजुअल, मेक श्योर नो वन इज टचिंग दिम एंड दैट द ऑक्सीजन हैज़ बीन रिमूव्ड। जब आप डिफिब्रिलेटर से शाक देते हैं तो सबसे पहले इस बात को इंश्योर करें कि ये बिजली है, बिजली का करंट है, ठीक है। तो कोई बंदा पेशेंट को न टच करता हो उस वक्त, मासिवा इस बंदे से जो शाक दे रहा है वो भी सिर्फ पेडल को पकड़े हुए है, वो इंसुलेटर है, इसको शाक नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात यह कि ऑक्सीजन को आप डिटैच करेंगे पेशेंट से। ऑक्सीजन आप जो है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेबल है, आग लग सकता है ना इससे, इसलिए ऑक्सीजन को भी आप डिटैच करेंगे। इंश्योर विजुअली दैट द इंडिविजुअल इज क्लियर एंड शाउट क्लियर। जब आप शाक देते हैं तो फिर आप आप आवाज़ देते हैं कि एम आई क्लियर, आई एम क्लियर, मैं क्लियर हूँ, आर यू क्लियर, वी ऑल आर क्लियर, और इसके बाद आप शाक देते हैं। प्रेस द शाक बटन, इमीडिएटली रिज्यूम CPR स्टार्टिंग विद चेस्ट कंप्रेशन। आफ्टर 2 मिनट ऑफ CPR एनालाइज द रिदम विद AED। जब CPR के 2 मिनट हो जाए फिर आप AED से दोबारा रिदम को एनालाइज करेंगे। पोस्ट रिससिटेशन केयर पे आते हैं कि अब पेशेंट को आपने रिससिटेट किया तो अब उसको केयर देना है। असिस्ट परफ्यूजन, परफ्यूजन किस तरह आपको पता चलेगा? पल्स से, स्किन कलर से, स्किन टेम्परेचर से, कैपिलरी रीफिल से और ब्लड प्रेशर से, इनसे आपको पता चलेगा कि टिश्यू को परफ्यूजन जा रहा है, सही है। तो इसको आप बार बार असिस्ट करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ डिक्रीज परफ्यूजन, यानी फ्लूइड चैलेंज है, अगर फ्लूइड नहीं है तो फ्लूइड देंगे। कैटेकोलामीन इन्फ्यूजन फिर लगाते हैं, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन कंटिन्यूस इन्फ्यूजन, आइनोट्रोपिक सपोर्ट फिर भी देते हैं, सही है। टाइट्रेट टू BP यानी 90 to 100 सिस्टोलिक होना चाहिए लाजिमी। जनरल आउटकम जो है, इवैल्यूएशन पैरामीटर दैट इंडिकेट गोल अचीवमेंट इंक्लूड इंप्रूव इन पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एज अ नर्सेज आप ये कोशिश करेंगे रेस्पिरेटरी रेट बिटवीन 12 to 20 मिनट एंड अनलेबर्ड, ठीक है। तकलीफ नहीं होना चाहिए, पेशेंट आसानी से सांस ले सकता है, 12 से 20 तक के दरमियान की नहीं। ऑक्सीजन सैचुरेशन 96% और ग्रेटर है कि नहीं। डिक्रीज्ड एंड लिसन एबनॉर्मल पल्मोनरी साउंड, ठीक है। सो BP ग्रेटर देन 100 mm of AG सिस्टोलिक इन एडल्ट। कार्डियक रिदम रेगुलर ऑफ साइनस ओरिजिन एंड विदाउट एक्टोपिक। एक्टोपिक मतलब जो टैकीकार्डिया की तरफ जाता था फिर, ठीक है। तो ये साइनस होना चाहिए, एक्टोपिक नहीं होना चाहिए। स्किन वार्म एंड ड्राई टू टच, स्किन को वार्म रखना चाहिए, ड्राई टू टच, ठीक है। यूरिनरी आउटपुट 1 ml per kg पर आवर इन एन एडल्ट, ये होना चाहिए। तो यूरिन यानी इनपुट आउटपुट भी आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है जी। अच्छा, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट में ये थे वेंटिलेशन ऑक्सीजनेशन। अगर वेंटिलेटर पर पेशेंट जाता है तो यकीनन वेंटिलेटरी केयर आप देना है, फिर सिर्फ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजनेशन देना है। अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन, स्टार्ट एट 10 to 12 ब्रेथ पर मिनट एंड टाइट्रेट टू टारगेट जो पेशेंट का है कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ 35 to 40 mm of Hg, ठीक है। अच्छा, डोजेज डिटेल है। IV बोलस हम देते हैं 1 to 2 लीटर नॉर्मल सेलाइन और लेक्टेटेड रिंगर या लेक्टेट देते हैं। IV बोलस मतलब IV जल्दी जल्दी देना है फ्लूइड को बोलस में। इट इंक्लूड हाइपोथर्मिया अगर है, कंसिडर 4 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लूइड, यानी अगर हाइपोथर्मिया है पेशेंट को तो फ्लूइड जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला आप तस्वर करेंगे, सही है। एफिनेफ्रिन IV इन्फ्यूजन नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। एफिनेफ्रिन IV इन्फ्यूजन। डोपामीन IV इन्फ्यूजन आता है। रिवर्सिबल काजेस को हम देखते हैं, हाइपोवॉल्यूमिया, हाइपोक्सिया। पीच को हम देखेंगे, हाइपोथर्मिया, हाइपो और हाइपरकैलीमिया, टेम्पोनेट्स, टॉक्सिन, टेंशन, न्यूमोथोरेक्स, थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी, ठीक है जी। तो रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, ऑप्टिमाइज वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, मेंटेन ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। कंसिडर एडवांस एयरवे एंड वेव फॉर्म कैप्नोग्राफी, डू नॉट हाइपर वेंटिलेट, पेशेंट को आप ज़्यादा वेंटिलेट नहीं करेंगे, सही है। अच्छा जी, कैप्नोग्राफी का मतलब है आप मॉनिटरिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बार बार यहाँ पर आता है कैप्नोग्राफी, ठीक है। कैप्नो, हाइपर कैप्निया, हाइपोकेप्निया, तो कैप्नोग्राफी मॉनिटरिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डू नॉट हाइपर वेंटिलेट, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट नहीं करना है। ट्रीट हाइपोटेंशन, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसको अगर 90 से कम आता है, ठीक है, MM of Hg से इसको ट्रीट करें। IV और इंट्राओशियस फ्लूइड के ज़रिए, वैसे प्रेशर इन्फ्यूजन के ज़रिए कंसिडर ट्रीटेबल काजेज आप कंसिडर करें, ठीक है। असिस्ट्रल फ्लूइड ECG लिया करें एंड फॉलो कमांड, जो आपके सीनियर्स है, जो एक्सपर्ट लोग हैं, इसका कमांड जो है वो आप ले लें। कंसिडर
इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया, ठीक है। पेशेंट अगर है फॉर एग्जांपल कमांड को पाल करता है यस, सो STEMI मतलब ST एलिवेटेड MI, ठीक है, और हाई सस्पेक्शन ऑफ AMI, सही है। ये कोरोनरी रीपरफ्यूजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको आप असेस करेंगे पोस्ट रेसिटेशन केयर में, सही है। ये मेरे ख्याल में यहाँ पर ख़त्म होता है आपका लेक्चर। सो तब तक के लिए आपको खुदा हाफिज़ तो कहता हूँ, लेकिन बात यह है कि इसको आप स्टडी कर लें। ये असल में कोड मैनेजमेंट कहते हैं, आज जो हमने पढ़ा है इसको असल में कोड मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। कोड मैनेजमेंट जो आपके प्रीवियस एक टॉपिक भी था, ये तो अब नया टॉपिक है लेकिन प्रीवियस भी एक टॉपिक था कोड मैनेजमेंट, तो ये कोड मैनेजमेंट भी आता है, ठीक है। इसमें सब कुछ शामिल है। आपको पेशेंट को किस तरह मैनेज करना है, शाकिबल को किस तरह है, ठीक है, नॉन शाकिबल को किस तरह मैनेज करना है, शाकिबल होता क्या है, नॉन शाकिबल क्या होता है, तो आपको सब ये रिदम से ही पता चलेगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम मेडिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट में जो मेडिसिन हम देते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ हमने नाम ले लेके एडोनिसिन देते हैं, ट्राफिन देते हैं, डोपामिन देते हैं, एपिनेफ्रिन देते हैं, लेकिन सर जी किस तरह देते हैं, डोज कितना होगा इसका, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट क्लास में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ शॉक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।